नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमी जंक्शन के इस कक्षा में। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी सारी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तेजी से आप लोग जुड़ जाइए। तो आज हम बात करेंगे एलआरपीसी और रिफ्लेशन के बारे में। इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने फिलिप्स कर्व के बारे में चर्चा कर लिया था। फिलिप्स कर्व के बारे में हमने बताया था कि फिलिप्स कर्व जो है, ये केवल और केवल अल्पकाल से ही संबंधित चीजों पे लागू होता है। यानी फिलिप्स से जो कर्व है, जो ये बताता है, फिलिप्स कर्व में आपने ये देखा कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर के बीच में विपरीत संबंध होता है। यानी मुद्रास्फीति की दर ऊंची होगी तो बेरोजगारी की दर क्या होगी? कम होगी। ठीक, पूरा फिगर के माध्यम से आपको हमने बताया। उसके पीछे लॉजिक को हमने बताया, उसके पीछे हमने ये बताया फिलिप्स कर्व की क्या-क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में चर्चा किया। ब्रिटेन के 100 सालों के इतिहास का, यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा को लेके एडब्ल्यू फिलिप्स ने रिसर्च किया था। लेकिन जो फिलिप्स कर्व है वो केवल और केवल अल्पकाल से ही संबंधित है। यानी एडब्ल्यू फिलिप्स के द्वारा दिया गया जो निष्कर्ष है वो केवल और केवल जो है अल्पकाल से संबंधित है, यानी अल्पकाल में ही लागू होता है। लॉन्ग टर्म में हमने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति किस तरीके से बुरा प्रभाव डालता है। मुद्रास्फीति किस तरीके से बुरा प्रभाव डालता है अर्थव्यवस्था पे, उसमें आपने देखा कि कहीं ना कहीं से वो बेरोजगारी को क्या करेगा? बेरोजगारी को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन टाइप के आपके मन में आ रहा होगा, आपके मन में कंट्राडिक्शन टाइप का आ रहा होगा कि एडब्ल्यू फिलिप्स क्या कहता है? एडब्ल्यू फिलिप्स को कहता है कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ने से बेरोजगारी की दर घटेगी। और जनरल कॉन्सेप्ट में हमने आपको क्या बताया था कि अगर मुद्रास्फीति की दर ज्यादा होती है, इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। इन दोनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा ये बार-बार इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एडब्ल्यू फिलिप्स का जो विचार है ये केवल अल्पकाल से संबंधित है। ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम एलआरपीसी को देखेंगे और फिर इन दोनों की बातों को समझेंगे। ठीक है? चलिए फोकस करिएगा, यहां पे हेडिंग दे दीजिएगा एलआरपीसी। एलआरपीसी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। और ये विचार मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, देखिए एलआरपीसी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ठीक है, इसका फिगर इस तरीके से बनता है। जब हम एलआरपीसी की बात करें तो इस तरीके से इसका फिगर बनता है। ये क्या है? एलआरपीसी। यहां पे इस तरीके से आप फिगर बनाएंगे। नीचे जो होगा आपका बेरोजगारी की दर, यानी अनएम्प्लॉयमेंट। नीचे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। और इधर क्या है आपका? इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन 4%, 8%, 12%। ठीक है, यहां पे आपका हमने कहा 4%। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका, ये आपका एक्स अक्ष, यानी आधार अक्ष भी इसको कहते हैं। इसको हम आधार अक्ष भी कहते हैं। और ये आपका वाई अक्ष है। ये आपका वाई अक्ष, जिसको हम लंब अक्ष भी कहते हैं। देखिए एसआरपीसी के बाद मिल्टन फ्रीडमैन ये आते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ये कहते हैं, हाँ ये बात हम मानते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ये कहते हैं कि हाँ हम ये बात मानते हैं कि अल्पकाल में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर विपरीत संबंध होता है।
लेकिन दीर्घकाल में, लंबे समय के बाद दीर्घकाल में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच कोई संबंध नहीं होता। दीर्घकाल में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात बेरोजगारी की दर के बढ़ने या घटने से, यानी अगर हम कहें कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ने या घटने से बेरोजगारी की दर के बीच में ना कोई संबंध है, ना ही कोई फर्क पड़ता है। यानी आप देखिए, यहां पे आप फिगर में आप देख रहे हैं, यहां पे फिगर में देख रहे हैं कि जब मुद्रास्फीति की दर 4% है तो भी बेरोजगारी की दर 4% है। जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ के 8% हो गई तो भी बेरोजगारी की दर क्या है? 4% है। मुद्रास्फीति की दर के बीच जब मुद्रास्फीति बढ़ के और 12% हो गई तो भी बेरोजगारी की दर 4% है। यानी मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार, यहां पे नोट में आप लिखिएगा, नोट में मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकाल में मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच कोई संबंध नहीं होता है। संबंध नहीं होता, अर्थात LRPC जो कर्व है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, LRPC, ये क्या होता है आपके? ये y अक्ष के समानांतर और x अक्ष पर लंबवत होता है। देखिए यहां पर क्या है, यहां पे लंबवत है और इसके समानांतर है, ठीक है। तो LRPC के बारे में आप यहां पे पॉइंट लिखिएगा, LRPC के बारे में कि LRPC y अक्ष के समानांतर यानी पैरेलल y अक्ष के समानांतर होता है, और या हम कहें x अक्ष या आधार अक्ष, ठीक है। x अक्ष पर लंबवत होता है, ठीक है। y अक्ष के समानांतर ये क्या है? y अक्ष या लंब अक्ष कहिए, ये y अक्ष के क्या है? समानांतर। देखिए ये क्या है? इसके समानांतर पैरेलल है, और x अक्ष पर लंबवत, यहां पे क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। यानी दीर्घकाल में मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में कोई संबंध नहीं है। मतलब ये इन्फ्लेशन बढ़े या घटे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमेशा विद्यमान रहेगा, ये हमेशा जो है इतना विद्यमान रहेगा। क्लियर है? बताइए, समझ गए यहां पे? तो ये है आपका LRPC। इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा, हाँ जी। ठीक है, चलिए एक नोट में यहां पर ये बात लिख लीजिएगा, नोट में कि AW फिलिप्स के दिए गए अल्पकालिक संबंध क्या चीज? इन्फ्लेशन रिलेशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अल्पकालिक संबंध को
अल्पकालिक संबंध को मिल्टन फ्रीडमैन ने स्वीकार किया। देखिए लास्ट में जो पॉइंट आपने लिखा ना, लास्ट में जो आपने पॉइंट लिखा कि जो मिल्टन फ्रीडमैन है, A.W. फिलिप्स का जो अल्पकालिक जो विचार है, अल्पकालिक जो संबंध जो दिया गया है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में निगेटिव या अपोजिट रिलेशन होता है, मिल्टन फ्रीडमैन इसको स्वीकार करते हैं। अल्पकालिक यानी अल्पकालिक संबंध को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि दीर्घकाल में ऐसा नहीं होता है। यानी अल्पकाल की बातों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होगा, दीर्घकाल में भी ऐसा होगा, इसको अस्वीकार करते हैं। यानी मुद्रास्फीति की दर दीर्घकाल में ये क्या होता है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है और ये लंबवत होता है। ये रेखा जो है ना, ये आपका LRPC ये इस तरीके का होता है। ठीक, चलिए, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब आइए, अब यहां पे एक चीज यहां पे आपको नोट करना है कि देखिए, एक जो हम लोगों ने देखा था, एक सामान्य अवधारणा, हेडिंग दे दीजिएगा, सामान्य अवधारणा जनरल कॉन्सेप्ट, सामान्य अवधारणा जनरल कॉन्सेप्ट है सामान्य अवधारणा। ठीक है, और ये जो है आपका, इसका जो संबंध है दीर्घकाल से, और एक है फिलिप्स की अवधारणा, एक जो है यहाँ पे फिलिप्स की अवधारणा, यानी ये जो है अल्पकाल से है, ये क्या है, अल्पकाल से जुड़ा हुआ है, फिलिप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ जी। अब आइए इन दोनों को थोड़ा सा आप समझेंगे, एक सामान्य अवधारणा दीर्घकाल जनरल कॉन्सेप्ट, एक फिलिप्स की अवधारणा यानी अल्पकाल से इसका संबंध है। देखिए इसमें हमने क्या देखा था कि मुद्रास्फीति की दर ऊंची होने से, मुद्रास्फीति की दर ऊंची होने से यानी कीमत निरंतर बढ़ने से क्या होता है, इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति दर ऊंची होने से लोगों के खर्च में क्या हो जाता है, लोगों के खर्च में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, बचत में कमी होती है। बचत में कमी होगा तो आप जानते हैं निवेश में क्या होगा, बचत में कमी तो निवेश में कमी, और निवेश में कमी होगा तो पूंजी निर्माण में क्या होगा, पूंजी निर्माण में कमी, और पूंजी निर्माण में कमी होगा तो क्या होगा, उत्पादन में कमी, और उत्पादन में कमी होगा तो क्या होगा, रोजगार में कमी, और रोजगार में कमी होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी में क्या होगा, बेरोजगारी में वृद्धि। ठीक है, ये क्या है, यहां पे इसमें हमने देखा कि मुद्रास्फीति की ऊंची दर होने पर यानी कीमत बढ़ने पर क्या होगा, उत्पादक वर्ग प्रोत्साहित होगा, और जिससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि, और उत्पादन में वृद्धि होगा तो क्या होगा, रोजगार में वृद्धि, और रोजगार में वृद्धि तो क्या होगा, बेरोजगारी में क्या होगा, बेरोजगारी में कमी। लेकिन
इन्होंने जो है ना फिलिप्स कर्व की जो अवधारणा है, फिलिप्स कर्व की जो अवधारणा है, इसने मांग पक्ष यानी डिमांड साइड, मांग पक्ष की अवहेलना की, मांग पक्ष की अवहेलना की, मतलब मांग पक्ष पर ध्यान नहीं दिया, मांग पक्ष पर ध्यान नहीं दिया, मांग पक्ष पर ध्यान नहीं दिया, केवल पूर्ति पक्ष यानी सप्लाई साइड, केवल पूर्ति पक्ष को केंद्रित, केवल पूर्ति पक्ष पर फोकस किया, केवल पूर्ति पक्ष पर फोकस किया। चलिए देखिए, हमने आपको ये दोनों बातें बताई थी, आपको याद होगा, आपको यहां पे याद होगा कि हमने दोनों बातें बताई थी। दोनों बातें में हमने क्या किया था? हमने आपको बैड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी, एक टॉपिक था बैड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी में हमने इसकी चर्चा की थी, और ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कीमतों का बढ़ना उचित नहीं माना जाता है, कीमतों का बढ़ना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है ना, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये प्रक्रिया जो है लागू होता है। ये प्रक्रिया लागू होता है कि अगर कीमतें ऊंची होगी तो लोगों का खर्च बढ़ेगा, लोगों का खर्च बढ़ेगा तो बचत में कमी होगा, निवेश में कमी होगा, निवेश में कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, निवेश में कमी में कैपिटल फॉर्मेशन कमी होना, इसका मतलब ये होता है कि उद्योग धंधा, उत्पादक इकाइयां नहीं लगेगी, कम लगेगी। ठीक, तो निवेश में कमी, पूंजी निर्माण में कमी, तो उत्पादन में कमी, रोजगार में कमी, बेरोजगारी में क्या होगी? वृद्धि। यानी यहां पे आप देख रहे हैं कि कीमत बढ़ने से क्या हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं कि कीमत बढ़ने से यहां पे क्या हो रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है, और ऐसा होता है। हाँ, कुछ समय के लिए कीमत बढ़ रही है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि कीमत बढ़ने से क्या होगी? बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी यहां पे देख रहे हैं ना, बेरोजगारी बढ़ी, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही होता है दीर्घकाल में। इसलिए हमने लिखा कि जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना, ये दीर्घकाल में। हाँ, अब आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये इनका एक व्यक्तिगत विचार है, यानी सामान्य अवधारणा ऐसा ही होता है, लेकिन A.W. फिलिप्स ने अपने फिलिप्स कर्व के माध्यम से एक अलग बात बताई, 100 सालों के इतिहास को बताया। फिर बाद में मिल्टन फ्रीडमैन ने उसको खारिज किया कि दीर्घकाल में ऐसा नहीं होता है, दीर्घकाल में इनके द्वारा दिया गया जो विचार है ये सटीक नहीं होता है। और हमने फिलिप्स की अवधारणा में यही तो देखा कि कीमत बढ़ने से क्या होता है? कीमत बढ़ने से हमने देखा कि बेरोजगारी कम होती है, और इसके पीछे ये लॉजिक को हमने देखा था। लेकिन ये केवल ऐसा इसलिए हुआ कि केवल इन्होंने पूर्ति पक्ष का ध्यान दिया। फिलिप्स की जो अवधारणा जो है ना, फिलिप्स की अवधारणा है, ये केवल पूर्ति पक्ष पर फोकस किया, केवल सप्लाई साइड पे फोकस किया कि कीमत बढ़ रही है तो उत्पादक वर्ग खुश होगा, उत्पादन बढ़ाएगा तो रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगा। लेकिन कीमत बढ़ेगा तो एक दूसरा साइड अर्थव्यवस्था में कौन है? कीमत बढ़ेगा तो एक दूसरा पक्ष है कंज्यूमर। केवल आप ही तो नहीं हो ना, केवल आप ही तो नहीं है कि ऊंची कीमत रख के फायदा उठा लोगे, नहीं, आपके सामान को कोई खरीदेगा नहीं। आप कीमत ऊंची कर लो, आपके सामान को कोई खरीदेगा नहीं। और थ्योरी ऑफ डिमांड लागू होता है अर्थव्यवस्था में, क्या होता है? थ्योरी ऑफ डिमांड लागू होता है, मांग का नियम लागू होता है, और कीमत बढ़ने से क्या होगा? मांग पक्ष की अवहेलना की, यानी मांग पक्ष पर, डिमांड साइड पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि यहां पर क्या होता है? थ्योरी ऑफ डिमांड, यहां पर थ्योरी ऑफ डिमांड लागू हो जाता है। थ्योरी ऑफ डिमांड लागू से क्या होता है? कीमत बढ़ने पर इसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। कीमत बढ़ने पर क्या होगा? कीमत बढ़ने पे मांग कम हो जाएगा, और मांग कम होगा
तो आप उत्पादन करके क्या करोगे? मांग कम हो जाएगा तो उत्पादन करके क्या करोगे? दुकान में सजाओगे थोड़े? दुकान में सजाने के लिए तो नहीं रखे हो ना। दुकान में सजाने के लिए तो उत्पादन तो नहीं कर रहे हो ना। आप दुकान में सजाने के लिए सजा दो, कीमत जितना मन चाहा रख लो, लेकिन बाजार में क्या होता है? थ्योरी ऑफ डिमांड भी लागू होता है। बाजार में ये भी तो लागू होता है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो मांग कमी, कोई खरीदेगा नहीं, कम खरीदेगा, तो वापस आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्पकाल में कुछ समय के लिए ऐसा देखा जा सकता है, कुछ समय में ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन दीर्घकाल में ये वाला ही कॉन्सेप्ट लागू होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया? पूरी बातें बताएंगे, पूरी बातें समझ में आ गई ना? चलिए ठीक है। अब आइए एक नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहां पे एक नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, रिफ्लेशन। एक नए कॉन्सेप्ट को यहां पे देखते हैं, रिफ्लेशन। हेडिंग दे दीजिएगा, मुद्रा संस्फीति। हेडिंग दे देंगे, मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति, ठीक है, मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपका पॉजिटिव, मुद्रा संस्फीति। एक दो लाइन लिखिएगा पहले कि यहां पे डिफ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया ही रिफ्लेशन है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपके दिमाग में ये पहले बैठ जाना चाहिए, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि डिफ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया ही रिफ्लेशन है। डिफ्लेशन में आप क्या करते हैं? डिफ्लेशन में आप जानते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है? मनी सप्लाई कम हो जाने से क्या हो जाता है? मनी सप्लाई कम हो जाने से क्रय शक्ति कम हो जाती है और कीमत भी कम होने लगता है, यही होता है ना। रिफ्लेशन में क्या किया जाएगा? रिफ्लेशन में मनी सप्लाई को बढ़ाकर कीमतों को बढ़ाया जाता है, लेकिन ये कंट्रोल्ड होता है। ये क्या होता है? कंट्रोल्ड। आइए सुनिएगा बात को, देखिएगा। हमने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है, यानी कीमतों का निरंतर बढ़ना भी अच्छा नहीं है, और कीमतों का निरंतर गिरना भी अच्छा नहीं है। और इसको कंट्रोल करने के लिए, इन दोनों परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में नीतियां बनाई जाती है। जब सरकार नीति बनाती है तो उसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं, और जब आरबीआई, हमारे देश का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब नीति बनाता है तो उसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं। तो जब सरकार और आरबीआई के द्वारा, जब सरकार अपने राजकोषीय नीति के माध्यम से और आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के माध्यम से इसको नियंत्रित करती है, कैसे? मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर, ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल्ड वे में होता है। यहां पे मनी सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन ये क्या है? कंट्रोल्ड। ये क्या होगा? नियंत्रित तरीके से। तो आप परिभाषा क्या कहेंगे? आप परिभाषा ये कहेंगे कि मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के लिए जब सरकार और केंद्रीय बैंक जानबूझकर नियंत्रित तरीके से मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर नियंत्रित तरीके से कीमतों को बढ़ाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेशन कहते हैं। लिखिए, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पे परिभाषा आप लिख लीजिएगा, परिभाषा आप लिख लेंगे, ठीक। जब सरकार द्वारा
नीति के माध्यम से, ठीक है, जब सरकार द्वारा तथा आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से, ठीक। तो जब सरकार द्वारा तथा आरबीआई द्वारा जानबूझकर नियंत्रित तरीके से मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करके नियंत्रित तरीके से कीमतों को बढ़ाती है तो यह क्रिया मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेशन, तो यह क्रिया मुद्रा संस्फीति कहलाती है। मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाकर लोगों की क्रय शक्ति को क्या करती है, बढ़ाती है, जिससे क्या होता है, डिमांड बढ़ता है और कीमतें बढ़ती है। डिमांड बढ़ता है और कीमतें क्या होती है, कीमतें बढ़ती है। लेकिन ये जो मनी सप्लाई बढ़ाया गया ये नियंत्रित है, ये मनी सप्लाई बढ़ाया गया ये क्या है, आपका नियंत्रित है। मनी सप्लाई क्या है, ये आपका नियंत्रित है। और यहां जो कीमत बढ़ा ये भी क्या है, ये भी आपका नियंत्रित है, ये भी आपका क्या है, नियंत्रित है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से सुनिए सारी बातों को फिर से सुनिएगा। डिफ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया ही रिफ्लेशन है। डिफ्लेशन में क्या होता है आप जानते हैं, अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, उसका रिवीजन किया है, तो आप जानते हैं कि डिफ्लेशन में जरूरत से ज्यादा मनी सप्लाई कम हो जाता है। हमने आपको कहा था कि बाजार में जितना वस्तु और सेवा हो उसे खरीदने के लिए उतना ही बाजार में मनी सप्लाई होना चाहिए। लेकिन डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है कि मनी सप्लाई कम हो जाता है। तो मनी सप्लाई कम हो जाता है जिससे लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता है, लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है और वो खरीदना कम कर देते हैं, मांग कम हो जाता है और कीमतें जो है निरंतर गिरने लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। तो सरकार आंख बंद करके तो बैठेगी नहीं, सरकार पे दबाव बनेगा कि बाजार में क्या हो, पर्याप्त मात्रा में मांग जनरेट हो। तो सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, तो जब सरकार द्वारा राजकोषीय नीति के माध्यम से तथा आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से जानबूझकर एक शब्द लिखा गया है नियंत्रित, जानबूझकर भी है और नियंत्रित, यानी ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समय मनी सप्लाई ज्यादा कर दो, नहीं, सब यहां पे एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत कि कितना बाजार में मनी सप्लाई कम है उतना ही। अगर बाजार में 100 करोड़ का मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई या सरकार बाजार में 100 करोड़ की मनी सप्लाई को ही बढ़ाएगी। समझ में आ रहे, यानी जितना जरूरी हो। तो यहां पे जानबूझकर नियंत्रित तरीके से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करके नियंत्रित तरीके से कीमतों को बढ़ाती है, तो यह क्रिया मुद्रा संस्फीति कहलाती है। मतलब एक नियंत्रित तरीके से मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है
ठीक है, अब ये मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा, आगे जैसे जैसे आप टॉपिक बढ़ते जाएंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये नियंत्रित तरीके से मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा और कीमत बढ़ जाएगा नियंत्रित तरीके से, याद रखिएगा। लेकिन ये कीमत बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं कहलाता है। ये कीमत बढ़ना, हमने क्या कहा था कि कीमतों का तेजी से निरंतर बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। लेकिन ये क्या है, ये कीमत को जो बढ़ रहा है, यहां जो कीमत बढ़ रही है इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि ये नियंत्रित तरीके से। एक फिगर देखिए, फिगर में आपको स्पष्ट आपको क्लियर हो जाएगा, फिगर में यहां पे आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, सारी बातें, इतनी सारी बातें समझ में आ गई, बताएंगे। अब देखिए यहां पे फिगर में देखिएगा, फिगर में यहां पे देखिएगा, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, आपको याद होना चाहिए, ये है हमारा जीपीएल। ये क्या है आपका जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल, जीपीएल सामान्य कीमत स्तर। ये क्या है आपका सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर, ठीक है। और इस पर क्या होता है, मांग और पूर्ति बराबर होता है। इस बिंदु पे मांग और पूर्ति बराबर, इसके ऊपर, ये ऊपर क्या होता है, जब डिमांड ग्रेटर देन, इसके ऊपर आप जानते हैं कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होता है तो कीमतें बढ़ती है, कीमतें बढ़ती है। और ये क्या होता है आप जानते हैं, ये निगेटिव है। ये क्या है आपका निगेटिव है, अच्छा नहीं है, ये निगेटिव है, ठीक है। कीमत निरंतर बढ़ते जाती है, इससे अर्थव्यवस्था को क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, नुकसान होता है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि कीमत जब निरंतर गिरती है, कीमत जब निरंतर गिरती है, यानी ये वाली कंडीशन हो जाती है सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, तो इसमें क्या हो जाता है, कीमत निरंतर गिरती है। ये वाली चीजें जो है ये आपका इन्फ्लेशन है, ये क्या है आपका इन्फ्लेशन। और कीमतों का निरंतर गिरना ये भी निगेटिव है, ये भी क्या है आप जानते हैं कि ये भी निगेटिव है। इससे भी क्या होता है अर्थव्यवस्था को, इससे भी क्या होता है अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। और ये जो है ये आपका डिफ्लेशन है, ये क्या है आपका डिफ्लेशन। अब देखिए इसमें जो होता है मनी सप्लाई बहुत ज्यादा, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, जिससे डिमांड बहुत ज्यादा होती है और कीमतें जो है बढ़ती है। यहां पे जो मनी सप्लाई जो है ना अनियंत्रित है, ये जो मनी सप्लाई यहां पे बढ़ गया है ये अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है। ये क्या है आपका अनकंट्रोल्ड, ये क्या है अनकंट्रोल्ड है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है ना जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है, जिससे डिमांड कम हो जाता है, जिससे कीमत जो है ये आपका कम हो जाता है। यहां जो मनी सप्लाई जो है ना एकदम कम हो गया, यहां एकदम कम हो गया, ये भी अनियंत्रित है, ये भी क्या है, ये भी आपका अनियंत्रित है, ये भी अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है। ये भी क्या है आपका अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। अब इसी को क्या करना है, अब इसी को सरकार जो है ना, इसी को सरकार क्या करेगी, इसी को कंट्रोल करेगी, नहीं तो कीमत निरंतर गिरती जाएगा, कीमत जो है निरंतर गिरती जाएगा। तो यहां पर क्या करेगी, मनी सप्लाई को बढ़ाकर सरकार क्या करेगी, मनी सप्लाई को बढ़ाकर डिमांड को बढ़ाएगी और कीमत को बढ़ाएगी। लेकिन ये सारा का सारा जो होगा ना, ये सारा का सारा जो है ये मनी सप्लाई जो बढ़ रहा है नियंत्रित है, ये क्या है नियंत्रित है, यानी कंट्रोल्ड है। ये क्या है आपका कंट्रोल्ड। ये जो कीमत बढ़ रहा है ना, ये जो कीमत बढ़ रहा है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नियंत्रित है, ये भी आपका नियंत्रित है। यानी मनी सप्लाई को बढ़ाकर कीमतों को वापस लाके इस बिंदु पर छोड़ देगी, जनरल प्राइस लेवल पर, देख रहे हैं ना। तो ये भी आपका क्या है, मनी सप्लाई बढ़ने से यहां पर डिमांड बढ़ रहा है और कीमत बढ़ रही है, लेकिन ये क्या है, ये कंट्रोल्ड है। और यही प्रक्रिया जो है ना, कीमत को यहां से उठाकर इस बिंदु पे लाके छोड़ देना,
ये क्या है आपका रिफ्लेशन है। ये क्या है, यही क्रिया क्या है आपका रिफ्लेशन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या अंतर है। तो जनरल प्राइस लेवल से ऊपर बढ़ना, ये जो है ना इन्फ्लेशन क्या है, देखिए कीमत इसमें भी बढ़ रहा है, कीमत इसमें भी बढ़ रहा है। ये क्या है आपका, ये कीमत जो बढ़ रहा है ये जीपीएल से ऊपर है, ये जीपीएल से ऊपर है। लेकिन इसमें जो है नियंत्रित तरीके से मनी सप्लाई को बढ़ाकर और डिमांड बढ़ाकर कीमत को बढ़ाना, ये सब कंट्रोल्ड हो रहा है, ये सब कंट्रोल्ड हो रहा है। यानी कीमत जो नीचे गिर गया था, इसी को धीरे धीरे बढ़ाकर, इसी को बढ़ाकर वापस क्या करना, इसी को बढ़ाकर इस बिंदु पर लाके छोड़ देना। ये है आपका रिफ्लेशन। ये क्रिया क्या है आपका रिफ्लेशन। समझ में आ रहा है। तो ये कीमत बढ़ना दोनों में अंतर है। ये क्या है आपका, ये आपका रिफ्लेशन जो है ये आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और इससे क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। क्योंकि कीमत जो इस बिंदु पर होना चाहिए, ये आपका जनरल प्राइस लेवल क्या बतलाता है, ये आपके संतुलित कीमत को दर्शाता है। ये आपके संतुलित कीमत स्तर को दिखाता है। जनरल प्राइस लेवल सामान्य कीमत स्तर संतुलित कीमत स्तर को दिखाता है। तो इसी बिंदु पर कीमत होना चाहिए, इससे ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। हमारा कीमत स्तर इसी के आसपास होना चाहिए। हमारा कीमत स्तर जो है ना जनरल प्राइस लेवल के आसपास होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। तो ये जो नीचे चला गया था, इसी को उठाने की क्रिया यानी डिफ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया क्या है, रिफ्लेशन। और रिफ्लेशन जो होता है आप जानते हैं, रिफ्लेशन दो तरीके से होता है। रिफ्लेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, रिफ्लेशन जो है आपका, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से होता है, और फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से होता है। चलिए, तो सारी बातें समझ में आ गई आपको। आज की कक्षा में हम लोगों ने क्या सीखा, आज की कक्षा में हमने क्या क्या देखा, एलआरपीसी को देखा। एलआरपीसी में मिल्टन फ्रीडमैन ये कहते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन अल्पकालिक यानी एडब्ल्यू फिलिप्स के दिए गए अल्पकालिक संबंध को मिल्टन फ्रीडमैन स्वीकार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दीर्घकाल में एडब्ल्यू फिलिप्स का विचार नहीं लागू होता है। यानी मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकाल में मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। और ये जो रेखा होता है, जो यहाँ पे फिलिप्स कर्व होता है, ये क्या होता है, ये आपका लंबवत हो जाता है, यानी वाई अक्ष के समानांतर हो जाता है और एक्स अक्ष यानी आधार अक्ष पर लंबवत हो जाता है। ठीक है। फिर हमने यहां पर क्लियर किया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि दीर्घकाल में ऐसा ही होता है, लेकिन ये फिलिप्स की अवधारणा है जो कीमत बढ़ने पर बेरोजगारी में कमी की बात करता है। लेकिन ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो केवल और केवल जो है सप्लाई साइड पर फोकस करता है, डिमांड साइड पर फोकस नहीं करता है। इसलिए ये जो है, इसकी अवधारणा केवल और केवल अल्पकाल में ही देखने को मिलती है। फिर हम देखें कि रिफ्लेशन क्या है, तो डिफ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया ही रिफ्लेशन है, जो कि मनी सप्लाई को नियंत्रित तरीके से बढ़ाकर, लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाकर और मांग को बढ़ाकर कीमत को बढ़ाती है। लेकिन ये भी कंट्रोल्ड है, और इसको फिगर के माध्यम से देखा कि इसमें भी कीमत बढ़ता है, इसमें भी कीमत बढ़ता है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये जनरल प्राइस लेवल से ऊपर है, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और ये क्या है, डिफ्लेशन को नियंत्रित करके वापस इसी बिंदु पर कीमत को लाना, ये आपका रिफ्लेशन है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। चलिए, अच्छे तरीके से आप समझते रहिए, सारी बातों को पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत होगा बिल्कुल बताइएगा। ठीक है। इस तरीके से आपकी क्लासेस जो है चल रही है, और एकदम निरंतर ध्यान मग्न होकर पढ़ाई करिए। और ये जो इकोनॉमी जो है ना, आपको समझने की क्षमता, एक बार आप समझ जाएंगे, ये भी आपके लेवल को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ
आपके एग्जाम में यहीं से सवाल आते हैं, सवाल भी आपको बहुत सारे कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।